So hello everyone, this is SMJ. In this video, we are going to study ICSE class 10, semester 2, history and civics, chapter 10, First World War. So let's get started. आपने ये सोचा होगा कि इसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे बेसिकली ये रीजन है कि ये वार वर्ल्ड वाइड स्केल पे फॉट हुआ था और पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट इफेक्ट किया था। ये वार के दौरान डिफेंस और मिलिट्री के न्यू टेक्निक्स और वेपन्स यूज किए गए थे एंड बिकॉज ऑफ द unprecedented extent of its causes which harmed many people, it is known as the first world war. तो अब आपको तो ये तो पता चल गया कि इसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ सिविलियन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविलियन पॉपुलेशंस। अब हम ये देखेंगे कि ये वार हुआ क्यों। जब भी कोई चीज होती है उसके पीछे मेनली रीजंस होते हैं। तो नाउ लेट्स स्टडी द कॉजेस। तो हमारा फर्स्ट कॉज है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म रिफर करता है सेंस ऑफ यूनिटी को। नेशनलिज्म रिफर करता है सेंस ऑफ यूनिटी को, जो लोगों के बीच में फील होती है, जो एक कॉमन हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर शेयर करते हैं। 19th सेंचुरी में यह फीलिंग बदलने लगी एक्सट्रीम प्राइड में, which made people of many countries believe that their country is superior to other countries. This led to the rise of aggressive nationalism. तो aggressive nationalism ने लीड किया राइज टू led to aggressive nationalism. Aggressive nationalism led किया rise of aggressive nationalism in Europe. तो एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या होता है? तो इससे ये होने लगा कि हर नेशन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगा एंड डिड नॉट केयर अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, फ्रांस वांटेड टू गेट बैक द प्रोविंस ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम जर्मनी। एग्रेसिव नेशनलिज्म, लव फॉर वंस ओन कंट्री and hatred for other. Example. France फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस वॉन्टेड एल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम जर्मनी। मतलब एल्सेस एंड लॉरेन एक प्रोविंस था जो जर्मनी ने कैप्चर कर लिया। अब ये एग्रेसिव नेशनलिज्म की वजह से फ्रांस वॉन्टेड बैक इट्स प्रोविंस ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम जर्मनी। सिमिलरली इटली wanted its province of Trentino Trieste from Italy, from Austria. अब जैसे फ्रांस चाहता था एल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम जर्मनी, सिमिलरली इटली चाहता था ट्रेंटिनो ट्रेस्टे फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने ट्रेंटिनो ट्रेस्टे को कैप्चर कर लिया था और इटली उसे वापस चाहता था। नेक्स्ट, बाल्कन स्टेट्स लाइक सर्बिया। सर्बिया बल्कि एक बाल्कन स्टेट था। इट वांटेड दैट, वो ये चाहता था कि उसके फेलो नेशनल्स, जिसे स्लाव्स कहते हैं, वो आ जाए और एक ग्रेटर बाल्कन स्टेट बनाए। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये प्रोविंस है, मेरा यहाँ पे मेरे कुछ लोग रहते हैं और यहाँ पे, अब ये प्रोविंस 1, प्रोविंस 2 और प्रोविंस 3। तो मैं ये चाहता हूं कि 2 मेरे पास आ जाए और 3 मेरे पास आ जाए। तो ये पूरा हो जाएगा 1.1 एंड 1.2। सो सर्बिया ये चाहता था कि उसके फेलो नेशनल्स स्लाव who lived in other countries to come together to form a greater Balkan state. ये कंट्रीज डेवलप करते गए एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। मतलब नेशनलिज्म के नाम पर ये कंट्रीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज डेवलप करना शुरू कर दिए।
इसलिए मिलिट्री स्ट्रेंथ सिनोनिम्स हो गई नेशनल प्रेस्टीज की, मिलिट्री स्ट्रेंथ बराबर हो गई नेशनल प्रेस्टीज से। ये इस एग्रेसिव नेशनलिज्म की वजह से मिलिट्री स्ट्रेंथ सिनोनिमस हो गई नेशनल प्रेस्टीज की। ये है मिलिट्री स्ट्रेंथ सिनोनिमस हो गए नेशनल प्रेस्टीज के, और हर कंट्री अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। हर कंट्री अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज करना शुरू कर दिए। सो अगर वो मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो उनकी नेशनल प्रेस्टीज भी इंक्रीज होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ 20,000 है और मैंने इसको इंक्रीज किया, मैंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज की टू 40,000, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा मेरी नेशनल प्रेस्टीज को। मतलब जितनी ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नेशनल प्रेस्टीज। अब ये एग्रेसिव नेशनलिज्म ने लीड किया इंपीरियलिज्म। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, नेशनलिज्म ने लीड किया एग्रेसिव नेशनलिज्म को और एग्रेसिव नेशनलिज्म ने लीड किया इंपीरियलिज्म को। या ये बहुत आसान है, आप ज्यादा टेंशन ना लो। तो बेसिकली इंपीरियलिज्म रेफर करता है एक स्टेट पॉलिसी, स्टेट, तो इंपीरियलिज्म रेफर करता है एक स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी मतलब जो एक कंट्री फॉलो करती है पॉलिसी या फिर प्रैक्टिस, या फिर जो कंट्री वो प्रैक्टिस करती है, बाय विच, जिससे एक पावरफुल नेशन, बाय विच अ पावरफुल नेशन इस्टेब्लिश करता है अपना कंट्रोल अनदर कंट्री के ऊपर। और जैसा ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर कर लिया था, ब्रिटिश एक पावरफुल नेशन था एट दैट टाइम एज कंपेयर टू इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर कर लिया था, इधर कैप्चर कर लिया था। तो इंपीरियलिज्म वही है। Imperialism is a state policy of practice by which a powerful nation establishes its control over another country. एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल अपना जमा लेती है, इधर पर डायरेक्ट टेरिटरियल एक्विजिशन मतलब डायरेक्ट मिलिट्री से, मतलब वार्स से, या फिर बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। बाय गेनिंग मतलब वहां पर जाके कुछ ट्रेड करके वहां के लोगों को लड़वा के, ऐसे दिस इज इंपीरियलिज्म। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंपीरियलिज्म से यह होता था कि अगर कोई कंट्री एक बार कैप्चर हो जाती थी तो वो एक कॉलोनी बन जाती थी। तो कॉलोनी का मतलब यह होता है एक कैप्चर्ड कंट्री। ये कॉलोनी गवर्न होती है, गवर्न, तो जो कॉलोनीज होती हैं वो गवर्न और एडमिनिस्ट्रेट होती थी इंपीरियल नेशन से, इधर बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। या तो वो इलेक्शंस करके कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन के उन्हें गवर्न करने देते थे, या फिर बाय अ पपेट गवर्नमेंट, एक पपेट गवर्नमेंट के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि इंपीरियलिज्म से इंपीरियल नेशंस को फायदा क्या होगा। तो बेसिकली इंपीरियलिज्म द कॉलोनीज, जो कॉलोनीज वो कैप्चर करते थे, कॉलोनीज प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड एग्रीकल्चरल लैंड। कॉलोनीज प्रोवाइड करते थे रॉ मटेरियल, चीप लेबर और एग्रीकल्चरल लैंड्स टू द इंपीरियल नेशन एंड मार्केट्स फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई एक इंग्लैंड इंडिया से चीप लेबर, रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चरल लैंड्स यूज करते थे, वहां पर जाकर वो चीजों को मैन्युफैक्चर करते थे and then send it to India again and use India as a market to sell those products. So this was the main benefit for the imperial nations. 19th century के एंड तक इंग्लैंड और फ्रांस ने एक ह्यूज कॉलोनियल एम्पायर बना लिया था एशिया और अफ्रीका में। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म फोकस था मेंटेनिंग और एक्सपैंडिंग ट्रेड। तो ब्रिटिश का मेन फोकस था मेंटेनिंग एंड एक्सपैंडिंग ट्रेड, ट्रेड को बढ़ाना और मेंटेन करना by exploiting the resources of the colonies, कॉलोनीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके। ब्रिटिश कॉलोनीज थे इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, कैरिबियन आइलैंड्स एंड मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। ब्रिटेन को जो मिलिट्री पावर्स थे वाज रीइंफोर्स्ड बाय हर पावरफुल एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। ब्रिटिश के पास एक पावरफुल और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपके कोई क्लास में टॉपर है तो आप भी चाहोगे कि मैं भी टॉप करूं, मुझे भी कब टीचर्स प्रेज करें। सिमिलरली इंग्लैंड एंड फ्रांस हैड बिल्ट अप अ ह्यूज कॉलोनियल एम्पायर। सो द अदर कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, इटली, रशिया, ये लोग भी चाहते थे कि कब मैं कॉलोनीज कैप्चर करूं, कब मेरे पास ज्यादा पावर आए, कब मैं ट्रेड एक्सपैंड कर सकूं। सो दिस वाज द मेन रीजन व्हाई द कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, ये कंट्रीज एक दूसरे से वार में उलझ गए। और ये
कंट्रीज ये भी चाहते थे कि वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब अब आपके क्लास में कोई बच्चा है, उससे बहुत लोग पहचानते हैं, तो सिमिलरली इवन यू विल ट्राई टू डू दैट कि इवन योर पॉपुलैरिटी इंक्रीजेस इन योर क्लास. दिस इज द रीजन. अब ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होने लगा, मतलब Russia also wanted to expand trade, Italy also wanted to expand trade, Germany also wanted to expand trade, Japan also wanted to expand trade, England also wanted to expand trade, France also wanted to expand trade. So Russia, Italy, Germany, Japan, England and France, they all wanted to increase their trade. मतलब वो ज्यादा कॉलोनीज कैप्चर करना चाहते थे एशिया और अफ्रीका में. So this led to a clash of interest and many problems. Thus, aggressive nationalism filled the atmosphere with fear and apprehension, mutual hatred, or international problems. This led people of many countries believe that international problems could only be solved through war. This led to the First World War. This was the first cause why the First World War happened. So let's summarize this. तो हमने पहले ये देखा कि इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, बिकॉज सिविलियन पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व. दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम. व्हाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? द आंसर इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकॉज फर्स्ट रीजन, civilian populations was involved in it and the wars earlier fought did not involve any civilian populations. The second reason, it was fought globally. Many countries of the world were involved in it. This was the second reason. So if you learn this, your 2 marks are secured. Next we have studied the causes of the first world war. So the first cause was nationalism and imperialism. Nationalism refer करता है sense of unity felt by the people who share a common history, language and culture. This question can even come as an MCQ or as subjective type question. What define nationalism? So nationalism refers to a sense of unity felt by the people who share a common history, language and culture. Next, nationalism led to aggressive nationalism. Aggressive nationalism meant love for one's own country and hatred for other countries. मतलब मैं अपने कंट्री के लिए प्यार और दूसरे कंट्री के लिए नफरत दर्शाऊंगा. Next, aggressive nationalism led imperialism. Imperialism is a state policy or practice by which a powerful nation establishes its control over another country either by direct territorial acquisition or by gaining economic and political control. By the end of 19th century, England and France had built up a huge colonial empire in Asia and Africa. The other countries of the world such as Japan, Germany, Italy and France also wanted to capture colonies in Asia and Africa and increase their sphere of influence. This led to a scramble of interest and mutual hatred and tensions in the whole world. So people of many countries believe that international problems could only be solved through wars. So this is the whole summary of what we have learned now.